हेलो बच्चों, वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन। बच्चों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल क्वांट विद प्रखर पांडे में स्वागत है। आज जब ये वीडियो आप देख रहे होंगे तो आपको एक नया चेंज देखने को मिल रहा होगा कि सर जो हमें पढ़ाते हैं वो आज बिल्कुल लाइव दिख रहे हैं, सामने दिख रहे हैं। और ऐसा कैसे अचानक हो गया, ये कैसे हो गया? ठीक, तो देखो बच्चों, आपने थंबनेल में देख लिया होगा कि आज का टॉपिक पढ़ाने वाला नहीं है। आज मैं कुछ चीज़ों पर बात करने वाला हूँ आपसे, ठीक है, और जिसके लिए मेरा सामने होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो इसलिए ये मेन पर्पस था आज के वीडियो में, ठीक, लाइव आने का या सामने दिखने का। अगर आप ये चाहते हो कि मैं हर वीडियो में आपको ऐसे ही सामने आकर पढ़ाऊँ, ठीक, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख देना, ठीक, फिर मैं अकॉर्डिंग टू डैट वीडियो वैसे ही क्रिएट करूँगा, ठीक है। चलिए, आज का वीडियो का हमारा थीम क्या होगा या पर्पस क्या है कि आज मैं ये लेक्चर मैं क्यों रिकॉर्ड कर रहा हूँ। देखिए, बहुत सारे बच्चों ने मुझसे इंडिविजुअली मैसेज करके ये पूछा कि सर जो आरआरबी ने जो टाइम ड्यूरेशन दिया है, जो सितंबर अक्टूबर का टाइम दिया है, क्या आज की हालात को देखते हुए एग्ज़ाम्स हो पाएंगे या पॉसिबल होंगे? ठीक, पहला क्वेश्चन तो ये। फिर दूसरा कि कुछ लोगों ने मुझे ये बताया कि सर एग्ज़ाम तो नहीं होंगे या कैंसिल हो जाएंगे। कुछ ने ये कहा कि नहीं सर एग्ज़ाम कैंसिल नहीं होंगे, टाइम पे होंगे। मतलब सबकी अपनी अपनी राय थी। फिर कुछ ने कहा कि सर अगर एग्ज़ाम टाइम पे होंगे तो हम कैसे तैयारी करें, इतने कम समय में कैसे एग्ज़ाम्स को टारगेट करें। तो ये सारी बातें क्या कहते हैं बच्चों ने मुझसे पूछी, और मुझे ऐसा लगा कि सारी बातों को अगर मैं एक वीडियो के थ्रू बताऊं तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें सभी बच्चों तक पहुंचेंगी और उनको अपने एग्ज़ाम को क्रैक करने में काफ़ी ईजी हो जाएगा उनके लिए, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आज का सबसे पहला क्या कहते हैं जो क्वेश्चन, जो बहुत पॉपुलर क्वेश्चन जो बच्चों ने मुझसे पूछा वो क्या है। देखिए, सबसे पहला सवाल बच्चों ने जो मुझसे पूछा बेटा, वो ये पूछा कि विल द आरआरबी पीओ क्लर्क एग्जाम बी एट गिवन टाइम। सिंपल सी बात है, बहुतों के मन में ये, अगर 10 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा होगा तो सबके मन में ये सवाल होगा। क्योंकि आज की डेट में केसेस इतने ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहे हैं, ठीक, सबके दिमाग में क्या कहते हैं ये डाउट्स है कि सर एग्ज़ाम क्या हो पाएगा वाकई में। क्योंकि आईबीपीएस ने खुद अपने नोटिफिकेशन में ये मेंशन किया है कि अगर वो पीईटी, ठीक, प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग अगर सक्सेसफुल करा पाएगा तभी वो क्या कहते हैं अपने प्री एग्ज़ाम्स को कंडक्ट करा सकता है, ठीक। तो ये सारी चीज़ें खुद क्या कहते हैं आईबीपीएस ने मेंशन की हुई हैं। तो जाहिर सी बात है सभी बच्चों का ये क्वेश्चन पूछना लाजिब बनता है। अब मेरा क्या विज़न है, ठीक, मैं क्या सोचता हूँ, ठीक, मेरी अपनी क्या थिंकिंग है, ठीक, तो वो मैं इसी अकॉर्डिंग मैं आपको आंसर दे रहा हूँ। ऐसा नहीं कि मैं कोई, देखो आईबीपीएस का मैं कोई स्पोक्स पर्सन तो हूँ नहीं, ठीक है, और ना आईबीपीएस ने मुझे क्या कहते हैं लिख के दिया है कि नहीं तुम्हें बच्चों को इसी वीडियो में ऐसा ऐसा बोलना है, ठीक। तो जो मैं आज बात कर रहा हूँ वो मेरे अपनी थिंकिंग है, मेरी अपनी सूझबूझ है। 8 साल से मैं पढ़ा रहा हूँ, आप सभी बच्चों को पता है जो ऑफलाइन पढ़ते हैं, ठीक। तो मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू क्या है आज मैं उसको डिस्कस करूँगा, ठीक। चलिए, सबसे पहले मैं ये आपको बताता हूँ कि अगर आईबीपीएस आरआरबी पीओ या क्लर्क का एग्ज़ाम अगर टाइम पे होगा, ठीक, अगर टाइम पे होगा तो क्यों होगा, वो फैक्टर्स क्या क्या हैं, ठीक, वो फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं जिनको देखते हुए, या फिर मैं यूं कहूं कि एग्ज़ाम टाइम पे होगा, या फिर ये कहा जाए कि आईबीपीएस ने क्या कहते हैं अपने एग्ज़ाम को सितंबर या अक्टूबर में पोस्टपोन किया। दोनों, ठीक, एक ही बात है। तो कौन कौन से फैक्टर्स ऐसे हो सकते हैं, हम इसके बारे में सबसे पहले बात करेंगे। देखिए, सबसे पहला फैक्टर जो मुझे लगता है, आपने अगर आप पेपर को फॉलो कर रहे होंगे तो आपको पता होगा यूपीएससी ने अपने 2019 की इंटरव्यूज़ को शेड्यूल्ड किया है, ठीक, और 20 जुलाई से यानी परसों से, आज 18 है, परसों से कैंडिडेट्स को कॉल किया है इंटरव्यू के लिए। और आपको पता है आईएएस की परीक्षा, ठीक, एक ऐसी परीक्षा है जिसके लिए क्या कहते हैं कितने लाख लोग फॉर्म भरते हैं, और डायरेक्ट क्या कहते हैं ये एग्जीक्यूटिव बॉडी होती है किसकी, भारत सरकार की। क्योंकि यहाँ से जो रिक्रूट होके जाते हैं वो डायरेक्ट भारत सरकार के अधीन काम करते हैं, ठीक। तो हम ये समझ सकते हैं कि हाँ, अगर यूपीएससी जैसी संस्था, ठीक,
अगर अपने इंटरव्यूज़ को कंडक्ट करा सकती है आज यानी परसों से, ठीक, तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ इनपुट्स ऐसे हैं जिनसे ऐसा पॉसिबल है कि शायद एग्ज़ाम सितंबर अक्टूबर में हो पाए। एक तो ये मेरा अपना व्यू है। दूसरा फैक्टर क्या है जिससे ऐसा लगता है कि हाँ एग्ज़ाम टाइम पे हो सकता है या सितंबर अक्टूबर में टाइम पे हो सकता है। देखिए, अगर आप एक कमेटी सरकार ने बनाई थी, ठीक है, और किस चीज़ के लिए, जैसे कि आपको पता है कि हर साल जब बोर्ड के एग्ज़ाम ठीक होने वाले, उनका रिज़ल्ट जब आने वाला होता है तो उसी के टाइम के आसपास ठीक आईआईटी और नीट की परीक्षा होती है। यानी आप आईआईटी तो नहीं बोल सकते, जेईई ठीक और नीट की परीक्षा कंडक्ट होती है। भारत सरकार ठीक है इनको क्या कहते हैं, कंडक्ट करवाती है ना। अब आपको पता है इस साल क्या कहते हैं, इतना सारा बीमारी फैल गई कोविड के चक्कर में, ये एग्ज़ाम क्या हो रहा है, डिले हो रहा है। तो सरकार ने एक कमेटी बनाई और उस कमेटी ने ये रिकमेंडेशन दिया कि भाई आप एग्ज़ाम डिले तो हो ही रहा है, लेकिन मैक्सिमम कब तक डिले कर सकते हैं, आखिर कब तक क्या कहते हैं इन एग्ज़ाम्स को लिया जा सकता है, क्योंकि डिले तो हो ही गया है। तो उस कमेटी की रिकमेंडेशन ये थी कि भाई अगर आप इस एग्ज़ाम को सितंबर तक करवाते हैं, ठीक, तो तब तक चीज़ें समान हो सकती हैं और सितंबर में इन एग्ज़ाम्स को लिया जा सकता है। तो इसका मतलब क्या निकला बच्चों, इसका मतलब ये निकला कि जाहिर सी बात है जब इतने बड़े लेवल पे जब ये एग्ज़ाम कंडक्ट हो रहा है तो डेफिनेटली सरकार के पास कुछ ना कुछ तो इनपुट होगा ही, ठीक, कुछ पॉजिटिव न्यूज़ होगी, ठीक, जिसकी वजह से वो क्या कहते हैं उनकी कमेटी ने ये रिकमेंडेशन दिया होगा, है ना भाई। क्योंकि आप खुद ही बताओ कि इतने लैक्स ऑफ स्टूडेंट ठीक इस एग्ज़ाम को भरते हैं, यानी मेडिकल और इंजीनियरिंग के एग्ज़ाम्स को, तो जाहिर सी बात है अगर कमेटी ने सितंबर और अक्टूबर की डेट्स दी हैं या मंथ सजेस्ट किए हैं तो कुछ तो उनके दिमाग में होगा ना, कि ऐसे थोड़े है कि उन्होंने ऐसे ही बोल दिया, ठीक। अच्छा, तीसरा फैक्टर क्या है, ठीक, तीसरा सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर, जैसे आपको पता है कि यूजीसी ने भी एक कमेटी बनाई थी। अच्छा, यूजीसी यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, तो उन्होंने ये कहा कि इनकी कमेटी ने क्या रिकमेंडेशन किया कि भाई देखो, तुम फर्स्ट ईयर को पास कर दो कोई दिक्कत नहीं, सेकेंड ईयर को पास कर दो कोई दिक्कत नहीं, थर्ड ईयर को भी तुम पास कर दो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन फोर्थ ईयर को क्या कहते हैं हम डायरेक्टली पास नहीं कर सकते। अच्छा, अब इसके पीछे लॉजिक क्या है, आप खुद सोचिए, अगर आप किसी को फाइनल डिग्री दे रहे हैं, ठीक है, तो जाहिर सी बात है अगर आप किसी को फाइनल डिग्री दे रहे हो तो कुछ तो क्रेडेंशियल होने चाहिए ना, क्या कहते हैं, कुछ तो ऐसा होना चाहिए कि हाँ भाई उसने क्या कहते हैं ये चीज़ें पास की तब जाकर उसको वो डिग्री क्या हुई, मिली है, ठीक। अगर आप किसी को भी ऐसे फाइनल ईयर पास करके अगर आप डिग्री दे दोगे तो उसकी गरिमा पर ठेस पहुँचेगी। यानी कहने का मतलब ये है कि एग्ज़ाम की गरिमा को बनाए रखने के लिए यूजीसी ने ये कहा कि हम बाकी तीनों सालों को तो प्रमोट कर देंगे, कोई इशू नहीं है, लेकिन हम फाइनल ईयर वालों को प्रमोट नहीं करेंगे। तो फिर और क्या कहा उन्होंने, ये कहा कि देखिए फाइनल ईयर वालों का जो रिकमेंडेशन आया वो ये आया है कि हम क्या कहते हैं एग्ज़ाम कंडक्ट कराएंगे, और कब कराएंगे, हम सितंबर में लास्ट तक या मिड में क्या कहते हैं, ठीक, हम एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाएंगे। अब ये एग्ज़ाम या तो आप ऑफलाइन भी दे सकते हो या ऑनलाइन दे सकते हो। और एक और बात क्या कहते हैं जो पेपर के थ्रू पता चली कि अगर कोई बच्चा वो ऑफलाइन और ऑनलाइन नहीं दे पाता है, ठीक, तो उसके पास एक और चांस होगा उस एग्ज़ाम को देने का। यानी इसका मतलब कहीं ना कहीं यूजीसी भी अपने फाइनल ईयर के बच्चों को डायरेक्ट डिग्री नहीं देना चाहता, और वो भी इस बात के लिए प्रतिबद्ध है कि हाँ भाई इनका भी एग्ज़ाम क्या होना चाहिए, सितंबर तक करा लेना चाहिए। अच्छा, और क्या क्या फैक्टर्स हैं, जैसे अगर आप अदर स्टेट की न्यूज़ अगर आप फॉलो करो, देखो अगर आप यूपी बिहार से हो, ठीक, अगर आप बिहार से हो तो आपको पता होगा बिहार, ठीक, यानी बीपीएससी ने अपने मेंस की जो एग्ज़ाम है, मेंस जिसमें क्या कहते हैं, ठीक, लिखित परीक्षा जो होगी, ठीक, वो उसने अगस्त के फर्स्ट वीक में क्या की है, कंडक्ट करने के लिए रिकमेंड किया है बीपीएससी ने। इट मीन्स कहीं ना कहीं बीपीएससी क्या कहते हैं
इस मेंस एग्ज़ाम को लेकर क्या कहते हैं बिल्कुल निश्चय है कि हाँ उसको ये एग्ज़ाम कंडक्ट कराना ही कराना है। तो आप देख पा रहे हो, एक तरफ आईएएस, ठीक, आईएएस, फिर दूसरी तरफ अपना क्या कहते हैं कौन सा आपका आईआईटी वाली एग्ज़ाम, ठीक, और नीट कह लो इसी को, नीट मेडिकल के लिए, आईआईटी इंजीनियरिंग या जेई, फिर आपका यूजीसी की रिकमेंडेशन, ठीक, फिर आपकी क्या कहते हैं बीपीएससी की रिकमेंडेशन। तो ये जो सारे फैक्टर्स हैं कहीं ना कहीं इनको देखकर ऐसा लगता है कि ये सारे एग्ज़ाम सितंबर में, ठीक, कहीं ना कहीं सरकारें कोशिश कर रही हैं कि हाँ सितंबर अक्टूबर तक ये एग्ज़ाम्स हो जाएंगे। अगर आप बहुत ध्यान से देखो तो आईएएस का जो 2020 का जो प्री होने वाला है, ठीक, वो भी कब होगा क्या कहते हैं, उसकी भी अक्टूबर, 4 अक्टूबर आई थिंक उसकी डेट आई है, ठीक। अब आप खुद ही सोच लो कि क्या कहते हैं अक्टूबर में आईएएस यानी यूपीएससी भी अपने एग्ज़ाम को, प्रीलिम्स एग्ज़ाम को कंडक्ट करवा रही है। तो इन फैक्टर्स को देख के लगता है कि हाँ कंडीशंस फेवरेबल में हैं, सरकार के पास ज़रूर कुछ ना कुछ हैं ऐसे इन्फॉर्मेशन जिनकी वजह से वो एश्योर हैं कि एग्ज़ाम टाइम पे हो जाएगा। तो पहला तो मैंने वो फैक्टर्स आपको गिना दिए जिससे लगता है कि एग्ज़ाम टाइम पे होगा। तो ये तो उन बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू में मैंने बात की, ठीक, कि हाँ जिसमें एग्ज़ाम टाइम पे हो सकता है। लेकिन जितनी संभावना बच्चों एग्ज़ाम होने की है, ठीक, उतनी ही संभावना एग्ज़ाम ना होने की है, ठीक। अब ये कैसी बात हो गई है ना भाई इस बात को कैसे समझा जाए? तो देखो समझो इस बात को। अब मैं उन फैक्टर्स के ऊपर बात करूंगा जिससे मुझे ऐसा लगता है कि एग्ज़ाम क्या कहते हैं टाइम पे या उस टाइम पे नहीं हो सकता जिस टाइम पे आईबीपीएस क्या कहते हैं जो शेड्यूलिंग की है आईबीपीएस ने, ठीक है। अब वो ये मेरा अपना व्यू है, ठीक है। कल को आप ऐसा मत करने लगना कि हाँ भाई सर देखो तुमने तो ऐसे बोला था कि एग्ज़ाम नहीं होगा, एग्ज़ाम तो हो रहा है, ठीक है। मैं आपको क्या, मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही कहा था कि ये मेरा अपना व्यू है और मैं हर बात को प्रूफ के साथ कर रहा हूँ। अगर मैंने ये कहा कि एग्ज़ाम टाइम पे होगा तो उसके लिए मैंने 4-5 फैक्टर्स आपको डिफाइन किए, ठीक है ना भाई। तो इसलिए, लेकिन ये बात भी बिल्कुल सही है कि जितनी संभावना एग्ज़ाम होने की है उतनी संभावना एग्ज़ाम ना होने की भी है। अब ये कैसे क्या कहते हैं, देखिए सबसे इसका पहला रीज़न तो कोविड ही है, ठीक, या मैं यूँ कहूँ कि कोविड ही एकमात्र ऐसा रीज़न है। क्यों? कोविड-19। देखिए आप सभी को पता है कि ये सब चीज़ें जो देश में हो रही हैं, जो डिले हो रहा है, अगस्त में एग्ज़ाम हो जाता था आरआरबी का, ठीक है। आपको पता है ये सारी की सारी डिले सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ की वजह से हो रही है, कोविड-19, जिसका मेन रीज़न है हेल्थ एस्पेक्ट, ठीक है। क्योंकि अगर क्या कहते हैं कुछ भी अनहोनी होती है, अगर किसी के हेल्थ पे कोई इफेक्ट पड़ता है, ठीक, एग्ज़ाम की वजह से, तो जाहिर सी बात है इसके लिए आईबीपीएस को लोग क्या करेंगे, ब्लेम करेंगे। तो जाहिर सी बात है कोई संस्था अपने ऊपर क्यों कोई ब्लेम लेगी, ठीक है। अच्छा, एक तो रीज़न क्या कहते हैं कोविड-19 खुद में है, और क्या क्या रीज़न्स हैं, ठीक, और कौन कौन से अदर्स फैक्टर जो हमें हाल ही के दिनों में देखने को मिले हैं, वो कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि हाँ भाई एग्ज़ाम नहीं हो सकता। देखो दूसरा फैक्टर, जैसे आईसीएमआर की एक रिपोर्ट आई थी अभी कुछ दिन पहले, मैंने पेपर में पढ़ा था कि भाई हो सकता है कि नवंबर में, ठीक, ये जो कोविड जो बीमारी है वो अपने चरम पे होगी, मतलब बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं इसका, ठीक है, हमको केसेस देखने को मिलेंगे। लेकिन फिर उसके एक दिन बाद क्या कहते हैं आईसीएमआर की तरफ से ही एक्सप्लेनेशन आया कि नहीं, ये एक छोटी बॉडीज़ ने अपना एक लेख लिखा है और इस लेख में उतना कोई दम नहीं है, ठीक है, वो एक छोटा सैंपल उन्होंने उस पर स्टडी की है। अच्छा ठीक है, दूसरी चीज़, अच्छा तीसरा पॉइंट क्या है, जैसे आप न्यूज़ में पढ़ रहे होंगे, अगर आपने देखा होगा तो एक आपने एक पॉजिटिव न्यूज़ पढ़ी होगी कि भाई एक 106 साल का बंदा था, ठीक, जो क्या कहते हैं इस बीमारी से ठीक होकर आ गया। अच्छा 106 साल का बंदा, अब सोचो अगर ये कोई बंदा 106 साल का है तो जब 1918 में स्पेनिश फ्लू आया होगा, ठीक, स्पेनिश फ्लू, तब भी क्या कहते हैं ये बंदा रहा होगा जिंदा। तो यानी इस बंदे ने क्या कहते हैं स्पेनिश फ्लू को भी हराया और आज की डेट में जब इसको कोरोना हुआ तो भी वो इस बीमारी से बच के आया। तो ये बहुत अच्छी न्यूज़ है, ठीक। चलो इससे ये पता चला कि हाँ कंडीशंस कुछ क्या हैं, फेवरेबल हैं। लेकिन
अब दूसरी चीज़ देखो, जैसे नेगेटिव एक न्यूज़, भाई हर चीज़ पॉजिटिव और नेगेटिव सब हमको मार्केट में देखने को मिल रही है न्यूज़ के फॉर्म में। एक 26 साल के डॉक्टर की डेथ हो गई है, आपको पता होगा, ठीक, सोचिए डॉक्टर की। अब कंडीशन क्या थी इनके साथ, इन डॉक्टर सर के साथ, कि भाई इनका 2 बार कोविड टेस्ट हुआ और दोनों बार इनकी टेस्ट क्या आई, निगेटिव। जबकि ये डॉक्टर खुद कह रहे थे कि मुझे सिम्टम्स आ रहे हैं, मुझे लग रहा है कि नहीं, क्या कहते हैं, मुझे कोविड है, लेकिन चूंकि टेस्ट निगेटिव आ रही थी तो इनका सही समय पे इलाज हुआ नहीं और इनकी क्या हो गई, डेथ हो गई। कितनी दुख की बात है। और बीइंग अ डॉक्टर डेथ हो जाना यानी क्या कहते हैं, कहीं ना कहीं ये बहुत दुख की बात है। इसका मतलब ये पता चलता है कि कंडीशंस जितनी दिखने में अच्छी हैं उतनी हैं नहीं, ठीक है। मतलब ये फेवरेबल, कुछ चीज़ें फेवरेबल हो रही हैं लेकिन कुछ चीज़ें फेवरेबल नहीं हैं, क्योंकि हमने ये देखा कि भाई 65 के अबव लोग अक्सर इस बीमारी का शिकार हो रहे हैं। लेकिन इस केस में हमको क्या कहते हैं, एक पॉजिटिव न्यूज़ दिखी, लेकिन यहाँ पर क्या हुई, एक बिल्कुल विपरीत न्यूज़ हमको सुनने को मिली। अच्छा, और क्या क्या फैक्टर्स हैं, जैसे अगर मैं और डिफरेंट फैक्टर्स और इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स के बारे में बात करूं तो और कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं, ठीक, जिनसे आप ये कह सकते हो कि हाँ क्या कहते हैं, एग्ज़ाम हो सकता है कि पॉसिबल ना हो। देखिए चौथा पॉइंट मैं क्या समझाऊंगा, आप ये बताइए सभी लोग, मुझे सारे बच्चे, कितना हल्ला मचा था कि 10th और 12th का एग्ज़ाम तो CBSE कराएगा ही कराएगा, ठीक, मिनिस्ट्री ऑफ HRD, ठीक, जब से मार्च से लॉकडाउन हुआ तब से ये न्यूज़ थी कि नहीं हम तो एग्ज़ाम कराएंगे, बच्चों का एग्ज़ाम होगा, डंके की चोट पे होगा, क्या कहते हैं, हर मतलब लास्ट तक ऐसा कहा गया था नहीं एग्ज़ाम होगा। लेकिन क्या एग्ज़ाम हुआ? एग्ज़ाम नहीं हुआ। अब एग्ज़ाम क्यों नहीं हुआ? देखिए, जब इतनी बड़ी संस्था जहां लाखों लोग एग्ज़ाम दिए, सरकार ने यहाँ तक कह दिया कि भाई मैं जो भी एग्ज़ाम बचे हैं, ठीक, घर के पास के जो सेंटर्स होंगे वो अलॉट हो जाएंगे, यानी कोई बच्चा जाए अपना आई कार्ड दिखाए एग्ज़ाम दे दे। सरकार ने यहाँ तक क्या कहते हैं अपना बंदोबस्त कर लिया था, ठीक, हर जो जहाँ है वहीं से एग्ज़ाम दे, पास के स्कूल से जो उसके घर के सबसे पास हो, ठीक, सरकार ने यहाँ तक ये बात बोली। लेकिन इतना करने के बाद भी सरकार एग्ज़ाम नहीं कंडक्ट करा पाई। आखिर ऐसा क्यों? भाई इतनी बड़ी संस्था, लाखों लोग क्या कहते हैं इस बोर्ड में है, ठीक, तो ऐसा क्यों हुआ? भाई जब ये मामला गया, ठीक, कहाँ पर गया? कोर्ट में। तो पेरेंट्स ने सिर्फ एक बात पूछी कि क्या जीवन से बढ़कर है एग्ज़ाम कंडक्ट कराना? आप खुद ही बताइए, अगर किसी सरकार से कोई पेरेंट्स ये पूछे कि क्या लाइफ से बढ़कर है एग्ज़ाम कंडक्ट कराना, तो सरकार क्या जवाब देगी? कोई जवाब होगा सरकार के पास? कोई जवाब नहीं था सरकार के पास। सरकार को क्या होना पड़ा? पीछे हटना पड़ा, अपनी पॉलिसी को क्या कहते हैं रिवाइज करना पड़ा, ठीक, क्योंकि भाई ये बीमारी कॉमन तो है नहीं, 100 सालों में एक बार आई है। अब जो बीमारी 100 सालों में एक बार आई है वो 5 या 6 साल पुरानी सरकार कैसे उसका सॉल्यूशन ला पाएगी? अच्छा चलो हर साल हो तब तो ये मेंटली प्रिपेयर है कि नहीं ऐसा होगा, ठीक है। भाई बाढ़ आती है तो NDRF की टीम बनी हुई है, ठीक है, तो वो चीज़ें मैनेज हो जाती हैं। लेकिन जब ये बीमारी ही ऐसी है जिसका कोई अभी तक कोई पता नहीं है, ठीक, और जहाँ पर डेथ कैजुअलिटी क्या कहते हैं बहुत ज़्यादा है, डेथ रेशियो, ठीक, अगर हम देखें तो, क्योंकि एक बच्चे का भी अगर एक बच्चा भी अगर मर गया तो बताइए CBSE क्या जवाब देगा, ठीक। और मैंने चूँकि अभी कुछ देर पहले कहा कि कोई भी बोर्ड अपने ऊपर ये जिम्मेदारी तो नहीं लेगा कि हाँ क्या कहते हैं हमने एग्ज़ाम कंडक्ट कराया, ठीक, इसलिए क्या कहते हैं ये केस देखने को मिला। IIT ने अपने क्या कहते हैं एग्ज़ाम्स को क्या किया है, कैंसिल किया है। उन्होंने कहा कि नहीं भाई हम पढ़ाएंगे, ठीक, और जब भी फेवरेबल कंडीशंस होंगी तब हम एग्ज़ाम्स लेंगे, ठीक। जबकि IIT के तो कितने बड़े बड़े सेंटर्स हैं, ठीक, और लिमिटेड बच्चे होते हैं IIT में, वहाँ भी ऐसा नहीं कि लाखों बच्चे हों, ठीक। तो इतने कम बच्चे होने के बावजूद IIT जैसी संस्था जिनका कैंपस, ठीक, कितने हज़ार हेक्टेयर्स होता है, ठीक, तब भी वो क्या कहते हैं अपने एग्ज़ाम को कंडक्ट नहीं करा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि चीज़ें उतनी फेवरेबल हैं नहीं, ठीक, और जिनकी वजह से क्या कहते हैं ये कह पाना बहुत मुश्किल है कि जो सितंबर और अक्टूबर में जो RRB PO के प्रीलिम्स के एग्ज़ाम होने हैं, ठीक, वो हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे, ये कहानी बिल्कुल अलग है। हम नहीं कह सकते क्या कहते हैं
इवन आपको पता है सरकार ने तो अगले साल के टाइम को बचाने के लिए 30% क्या किया, सिलेबस क्या कहते हैं कम कर दिया। राजस्थान सरकार ने एक पूरा एक क्या कहते हैं नोटिस जारी किया है कि इस साल हम कोई भी एग्ज़ाम नहीं कंडक्ट कराएंगे, क्योंकि बच्चों की ज़िंदगी से ज़्यादा कोई किसी और की चीज़ की कोई अहमियत है ही नहीं। तो इतनी सारी चीज़ें अगर आपको देखने को मिल रही हैं तो कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ें हैं जिनसे ये कहना बहुत मुश्किल है कि एग्ज़ाम टाइम पे होगा। हालांकि मैं अभी भी ये कह रहा हूँ कि ये वो फैक्टर्स हैं जिनसे मुझे लगता है ठीक कि एग्ज़ाम्स नहीं हो पाएंगे, ठीक है ना। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा, क्योंकि मैं वही बातें बोलूँगा जो प्रैक्टिकली हमें न्यूज़ में देखने को मिल रही हैं। ठीक, ऐसा नहीं कि मैंने मेरे मन की कोई व्यथा है, ये सारी चीज़ें आपको ठीक न्यूज़पेपर में देखने को सुनने को मिल रही होंगी। ठीक, अच्छा, तो अब क्या हुआ, अब जो बच्चे कुछ देर पहले ये सोच रहे थे कि हाँ नहीं एग्ज़ाम हो जाएगा, और अब बच्चे सोचे कि एग्ज़ाम नहीं होगा, ये तो बड़ी दुविधा है। गुरुजी ने क्या कहते हैं एग्ज़ाम होने के में भी क्या कहते हैं पॉइंट्स डिस्कस कर लिए, और एग्ज़ाम नहीं होने के भी ठीक पक्ष में बातें कर ली। अब होगा क्या, ठीक। तो अब मेरा क्या व्यू है, जैसे मैं क्या सोचता हूँ, अगर मैं अपनी खुद की बात करूँ, देखिए मुझे ऐसा लगता है कि जैसे वैक्सीन्स की बहुत सारी बातें आ रही हैं, ठीक, ह्यूमन ट्रायल्स, कुछ पॉजिटिव न्यूज़ क्या कहते हैं देखने को मिल रही हैं, ठीक। तो अगर उन सारी चीज़ों को कंसीडर किया जाए पॉजिटिव रिमार्क के थ्रू, तो मेरा ऐसा मानना है कि एग्ज़ाम 50% चांस है कि हो जाएगा, बिल्कुल। ये हालांकि मेरा एक अनुमान है, ठीक, बिल्कुल नपा तुला मैं बोल रहा हूँ, मैं बिल्कुल ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि नहीं 100% होगा। ये मेरा 50% ऐसा अनुमान है कि हाँ एग्ज़ाम क्या कहते हैं डेफिनेटली, ठीक, 50% ऐसा संभावनाएं हैं देश में कि जिनकी वजह से ऐसा लगता है कि एग्ज़ाम सितंबर अक्टूबर में हो जाएगा, ठीक। अच्छा, लेकिन दूसरी बात, मुझे 40% ऐसा लगता है कि एग्ज़ाम नहीं होगा। नहीं होगा का मतलब ऐसा नहीं कि एग्ज़ाम ही नहीं होगा, है ना, ऐसा मत समझ लेना तुम लोग कि एग्ज़ाम होगा ही नहीं। एग्ज़ाम होगा, लेकिन वो एग्ज़ाम सितंबर अक्टूबर में ना होके हो सकता है उसको डिले करके दिसंबर या जैन में शिफ्ट किया जाए, ऐसा मेरा अनुमान है, ठीक। और 10% ये कहना गलत नहीं होगा भाई कि ये एग्ज़ाम दिसंबर में भी ना हो, ये हो सकता है अगले साल ठीक जैन या फेब में हो, या IBPS कोई ऐसा नोटिफिकेशन निकाले जिसमें वो ये कहे कि भाई इस साल हम एक ही एग्ज़ाम कंडक्ट कर रहे हैं, ठीक, और एक ही एग्ज़ाम हम लेंगे और उसी के अकॉर्डिंग हम IBPS क्या कहते हैं RRB, ठीक है, और जो PO क्लर्क सबका क्या कहते हैं हम उसी के अकॉर्डिंग मेरिट जनरेट करेंगे, ठीक। ऐसा हो सकता है, ऐसी कोई बहुत मुश्किल चीज़ें नहीं हैं, हो सकता है वो वन एग्ज़ाम के थ्रू क्या कहते हैं इन सारी वैकेंसीज़ को फिलअप करें, ठीक है। तो ये इन सारी चीज़ों की संभावनाएं हैं, लेकिन मैंने फिर से कहा ये सारी क्या हैं, संभावनाएं हैं। तो अब आप मुझे बताइए कौन सी संभावना पे आपको ज़्यादा काम करना है, ठीक। तो जाहिर सी बात है आपको इस संभावना पे ज़्यादा काम करना है। क्यों? क्योंकि जब तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आ जाता, ठीक, 50% आपको ठीक ये मान के चलना है कि एग्ज़ाम होगा और उसी के अकॉर्डिंग आपको पढ़ाई करनी है, ठीक। तो जो बच्चे मुझसे बार बार पूछ रहे थे एग्ज़ाम टाइम पे होगा या नहीं होगा, ठीक, वो सारी बातें मैंने क्या कहते हैं यहाँ पर आपको बता दी, ठीक। आई होप कि आपको पहले सवाल का जवाब मिल गया होगा, ठीक। और क्या कहते हैं आप कुछ हद तक ठीक अपना एक दृढ़ निश्चय बना लिए होंगे कि नहीं मुझे एग्ज़ाम क्या कहते हैं ठीक पढ़ना चाहिए, और अगर 50% भी चांस है तो हमें तैयारी क्या कहते हैं उस अकॉर्डिंग करनी चाहिए। सही है बात, ठीक। चलिए अब दूसरे क्वेश्चन, जो दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों ने मुझसे पूछा वो क्या है, देखिए। जैसे ये तो चलिए देखिए मैंने आपको बताया था कि ये वाला पॉइंट मैंने डिस्कस किया ही था कि इन केस इट इज़ पॉसिबल एंड सेफ टू होल्ड PET तभी ये एग्ज़ाम हो पाएगा, बाकी ये फिक्स डेट है नहीं, इन्होंने ऐसे ही निकाला है, ठीक। तो ये वही बातें हैं जो मैंने अभी आपसे पहले की, ठीक, बाकी और कुछ इसमें नहीं है खास। अब देखिए जो दूसरा सबसे सवाल बच्चों ने मुझसे पूछा, क्योंकि मैंने ग्रुप बनाए हैं तो बच्चे को मैं यही जवाब मैंने उनको वहाँ पर भी दिया था। तो बच्चों ने मुझसे ये पूछा कि अगर सर एग्ज़ाम हो रहा है, ठीक, 50% केस हम आपकी बात मान लेते हैं कि एग्ज़ाम होगा,
तो सर हम प्री के लिए पढ़ें कि मेंस के लिए पढ़ें, ठीक, या प्री और मेंस दोनों के लिए पढ़ें? तो समझिए इस बात को कि आपको इस समय इसका भी आंसर एक फिक्स नहीं है कि मैं जो कहूँगा वही होगा, ठीक। समझिए मेरी बात। देखिए यहाँ भी आपको दो चीज़ें समझनी होंगी। पहला पॉइंट, इस साल वो बच्चे भी फॉर्म भरे होंगे जो इसी साल ग्रेजुएट, इस साल तो नहीं, या फिर मैं कहूँ जो पिछले साल ग्रेजुएट हुए होंगे, ठीक। ओके, इस साल तो अभी क्या कहते हैं कोई मतलब है नहीं, ठीक। ओके, फाइनल ईयर के एग्ज़ाम ही नहीं हुए, तो हो सकता है इनमें से बहुत बच्चों का क्या हो, पहली बार वो अटेम्प्ट कर रहे हो या पहली बार एग्ज़ाम दे रहे हो। तो जाहिर सी बात है, देखिए जब कोई पहली बार एग्ज़ाम देता है तो उसको, अगर वो पहले से नहीं एक्सपीरियंस्ड है या वो किसी कोचिंग में या कहीं और नहीं पढ़ा है और वो पहली बार सिर्फ एग्ज़ाम देने जा रहा है, ठीक, तो जाहिर सी बात है वो सिर्फ अपने एग्ज़ाम में क्या लेके चलता है, प्री को लेके चलता है कि नहीं ये स्टेज 1 है, मैं एग्ज़ाम देखना चाहता हूँ, ठीक, कैसा है, लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी क्या है, क्या पैटर्न है एग्ज़ाम का, उसी के अकॉर्डिंग फिर वो अपनी फ्यूचर की प्लानिंग करता है, ठीक। ऐसे बहुत बच्चे एग्ज़ाम्स में क्या कहते हैं देखने को मिलते हैं। आप भी जब जाते होंगे तो आपको ऐसे बच्चे देखने को मिलते होंगे, ठीक। तो खासकर वो बच्चे जो पहली बार एग्ज़ाम में अपीयर हो रहे हैं, ठीक, तो वो क्या कहते हैं डेफिनेटली प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़िए, ठीक, प्री के लिए तैयारी करिए और फिर क्या कहते हैं, ठीक, आप देखिए कि एग्ज़ाम दे के आइए, फिर आपको पता चलेगा कि हाँ पैटर्न क्या होता है IBPS का, और जो इस साल IBPS के जो आगे होने वाले एग्ज़ाम्स हैं उन पर और जी जान लगाइए, ठीक। ये पहली चीज़, क्योंकि भाई कुछ तो ऐसे होंगे ना जो ये चाह रहे होंगे नहीं मैं सौभाग्य प्राप्त करूं, क्या कहते हैं, प्री एग्ज़ाम देने का, ठीक, मैं तो पैदा ही बैंकर बनने के लिए हुआ हूँ, ठीक, तो सौभाग्य की प्राप्ति हो। तो जिनको सौभाग्य की प्राप्ति चाहिए, ठीक, वो सिर्फ प्री के लिए क्या कहते हैं पढ़ाई करें। अब वो बच्चे जो पिछले साल ग्रेजुएट हो गए और जो किसी न किसी सोर्स से, चाहे वो मेरे बच्चे हों, चाहे वो किसी और एकेडमी के हों, चाहे वो ऑनलाइन पढ़ रहे हों, कहीं से भी पढ़ रहे हों, ठीक, वो सारे बच्चे जो पहले से जैसे IBPS या SSC या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों जहाँ मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश ये सारी चीज़ें आती हैं, ठीक, तो उन बच्चों को मैं ये कहूँगा कि आपको प्री और मेंस दोनों की तैयारी साथ में करनी है। अब मैंने ये बात क्यों बोली, देखिए इसके भी दो रीज़न हैं। पहला, आपको पता है कि एज़ यूजुअल जब प्री का रिज़ल्ट अनाउंस होता है, ठीक, उसके बाद आपको 10 से 15 दिन ही मिलते हैं मेंस एग्ज़ाम के लिए, तो जाहिर सी बात है, और मेंस का लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी आपको पता है, ठीक, प्री से, ठीक, 20 टाइम्स हार्डर होता है, ठीक, 10 टाइम्स मीन 20 टाइम्स। अगर आप पिछले साल 2019 का SBI PO और RRB PO और अगर IBPS PO मेंस का पेपर उठा के देखें, ठीक, तो आपको पता चलेगा कि हाँ प्री और मेंस में कितना डिफरेंस है। तो लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी तो ज़्यादा रहेगी, तो आप 10-15 दिन में तो ये चीज़ें पॉसिबल हो नहीं पाएंगी, ठीक। और जो बच्चा ऑलरेडी क्या कहते हैं तैयारी किसी न किसी सोर्स से कर रहा होगा, डेफिनेटली मैं उन सभी बच्चों से ये कहूँगा कि आप अगर RRB PO को टारगेट कर रहे हो, देखो मैं PO की बात करता हूँ, क्लर्क की बात मैं नहीं करता, ठीक, क्योंकि क्लर्क के लिए मैं एक अलग सेपरेट वीडियो लेके आऊँगा। क्लर्क बिल्कुल अलग है PO से, ठीक है, और दोनों के एग्ज़ाम को बीट करने का तरीका, स्ट्रेटेजी बिल्कुल अलग है, ठीक। तो मैं बेसिकली RRB PO की ही बात कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर तो देखो, तो जो RRB PO का जब आप एग्ज़ाम देने जाओगे, ठीक है, तो डेफिनेटली आप इन 10-15 दिन में तो मेंस के लेवल का नहीं पढ़ सकते। तो आप कहीं भी किसी भी सोर्स से पढ़ रहे हो, आप जब से आपको नोटिफिकेशन मिला है या आप कभी भी तैयारी कर रहे थे, जब से आप प्री और मेंस अगर आप नहीं कर रहे हैं तो आज से ही ये बात ध्यान लीजिए, ठीक, कि आपको प्री और मेंस दोनों को साथ में लेकर चलना है। क्योंकि बहुत बच्चे मुझसे ग्रुप में पूछते हैं सर मैं प्री की टेस्ट सीरीज़ मैंने ले ली है, मैं प्री के कहते हैं टेस्ट सीरीज़ को सर लगा रहा हूँ, रोज़ मैं 4-5 टेस्ट सीरीज़ लगाता हूँ, ठीक, बहुत अच्छे नंबर आ रहे हैं, ठीक, लेकिन प्री तो निकाल लोगे लेकिन मेंस से निकाल पाओगे। ऐसा तो है नहीं कि भाई जब तुम्हारी नौकरी लगेगी, ठीक, तो तुम्हारा सिर्फ प्री का मार्क्स देखा जाएगा, ठीक। तो जाहिर सी बात है आपका जो भी सिलेक्शन होगा वो मेंस प्लस इंटरव्यू, और जब तक क्या कहते हैं आप मेंस क्वालिफाई करोगे नहीं तब तक आपको इंटरव्यू देने को मिलेगा नहीं, ठीक, क्योंकि जब ये तीनों स्टेजेस पार होंगी तभी आपका एग्ज़ाम क्या होगा, आप फाइनल आप क्लियर करोगे एग्ज़ाम को, ठीक। तो
ये जवाब आपको मिल गया होगा कि आप प्री के लिए पढ़ें कि मेंस के लिए। जो बिल्कुल नए बच्चे हैं, जो सौभाग्य की प्राप्ति करना चाहते हैं, बिल्कुल नए हैं, बिल्कुल खिलाड़ी, बिल्कुल नए खिलाड़ी हैं, वो प्री के लिए पढ़ाई करें। ठीक, अगर आपका एग्ज़ाम निकल जाता है और अगर आप बहुत हार्ड वर्कर हैं, ठीक है, अगर आपने क्या कहते हैं बिल्कुल ठानी ली है, तो आप उन 10-15 दिन में कोशिश करिएगा। ठीक है, लेकिन ऐसा बहुत 0.8% या 1% चांस ही ऐसा होता है। ठीक है, तो बाकी बच्चे जो ऑलरेडी तैयारी कर चुके हैं वो डेफिनेटली बिल्कुल भी ऐसा ना सोचें कि भैया पहले हमें तो प्री का ही नहीं पता, आज तक हमारा प्री ही नहीं क्लियर हुआ, हम तो भैया तभी पढ़ेंगे, क्या कहते हैं, खासकर। ठीक है, तो ऐसा मत सोचना, जितने भी पुराने बच्चे हो वो ऐसा नहीं सोचो। ठीक, आप अभी से प्री और मेंस की तैयारी करो और आप ये मान के चलो कि आपका प्री होगा ही होगा। ठीक है, इफ़ एंड बट वाला कंडीशन लाओ ही मत आप। ठीक है, ये बिल्कुल अपने आप में सेल्फ मोटिवेटेड रहो। ठीक है ना, इस बात का ध्यान रखना। ठीक, तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 2 का भी जवाब मिल गया होगा। ठीक, कि आपको अभी से ही ठीक प्री और मेंस दोनों के लिए पढ़ना है। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 जो बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं बच्चों ने पूछा। ठीक, जैसे बच्चों ने ये कहा कि सर व्हाट विल बी द अप्रॉक्सीमेट कट ऑफ। अब ये सवाल क्यों पूछा उन्होंने बच्चों ने, देखो मैं इसके की पीछे की कहानी बताता हूँ। जैसे बेसिकली कुछ बच्चों, ये क्वेश्चन मैंने इसलिए बनाया क्योंकि इससे पहले जो मेरे पास क्वेश्चंस आए थे वो ये आए थे कि सर मैं इस साल का एग्ज़ाम दूं कि ना दूं। ठीक, एग्ज़ाम देना चाहिए कि एग्ज़ाम नहीं देना चाहिए। अब ऐसा क्यों पूछा, देखो आपको पता है बहुत सारे लोगों ने क्या कहते हैं पलायन किया है, मतलब वो लोग माइग्रेट हुए हैं अपने, कोई किसी की फैमिली क्या कहते हैं काम करने के लिए दिल्ली में थी। ठीक, लेकिन लॉकडाउन की वजह से क्या कहते हैं काम बंद हुआ, वो अपनी पूरी फैमिली को कहाँ लेकर चला गया, क्या कहते हैं अपने घर चला गया। तो अब होगा क्या, क्या कहते हैं, जो बच्चा जब फॉर्म भर रहा था या फॉर्म भरने से पहले भी जब जिस जगह वो होगा, ठीक, तो उसके दिमाग में क्या होगा कि भाई सितंबर अक्टूबर में अगर एग्ज़ाम होगा तो डेफिनेटली क्या कहते हैं इसका मतलब एग्ज़ाम होगा तो मैं वहीं से सेंटर डालूं जो मेरे घर के आसपास हो। ठीक, बच्चा क्या करेगा अपने घर के आसपास सेंटर डालेगा। लेकिन अब यहाँ दिक्कत क्या है, आपको पता है कि जो भी अर्बन सेक्टर्स होंगे वहीं पर एग्ज़ाम कंडक्ट पॉसिबल हो पाएगा। ऐसा तो है नहीं किसी गांव में एग्ज़ाम हो सकता है। ठीक है ना, क्योंकि आपको पता है इंटरनेट चाहिए, हाई स्पीड इंटरनेट चाहिए, ठीक, पीसीस चाहिए, सिक्योरिटी सिस्टम चाहिए। ठीक, तो ये सारी चीज़ें होने चाहिए आईबीपीएस जैसे एग्ज़ामों को कंडक्ट कराने के लिए। ठीक, तो हो सकता है बहुत सारे लोग कुछ ऐसी जगह शिफ्ट कर गए हों, ऐसे कैंडिडेट्स, ठीक, जो क्या कहते हैं एग्ज़ाम वाले दिन अपीयर ना हो पाए। अब क्यों नहीं अपीयर हो पाएंगे, पहला ठीक देखो मानसिक दबाव, बहुत ज़्यादा प्रेशर है, क्योंकि देखिए आप बहुत सारे लोग इस समय मानसिक दबाव से क्या कहते हैं जूझ रहे हैं कि ये कब बीमारी क्या कहते हैं ठीक होगी, कब सही चीज़ें होंगी, कब चीज़ें ट्रैक पे आएंगी। ठीक, क्योंकि कोचिंग्स बंद हो गई हैं, ऑनलाइन बच्चे पढ़ रहे हैं, कितने सिस्टम के सामने बैठे बैठे ठीक वो चीज़ें क्या कहते हैं नहीं हो पाती उस तरीके से। ठीक, फिर ऑफलाइन कोचिंग्स में बच्चा अपने टीचर से कभी भी डाउट पूछ सकता है, एक इंट्रैक्शन होता है उसका, हर तरीके से क्या कहते हैं चीज़ों को ठीक वो मैनेज कर लेता है, ईजी होता है, मतलब ठीक यूज़र फ्रेंडली चीज़ें होती हैं हमेशा। ठीक, फिर ऊपर से इतनी निगेटिव न्यूज़ है, ठीक है, हेल्थ कॉन्शियस है, पेरेंट्स ही नहीं आपको अलाउ करेंगे, क्योंकि देखिए पेरेंट्स तो यही कहेंगे जान से बढ़कर तो कुछ है नहीं। ठीक है, तो आप भाई फिर से दे देना एग्ज़ाम, अगले साल दे देना एग्ज़ाम, ठीक है, या फिर क्या कहते हैं कुछ भी कर लेना, भाई जान से बढ़कर तो है नहीं। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जहाँ पर ऐसा है कि हो सकता है कि बहुत सारे लोग क्या कहते हैं एग्ज़ाम ना दें, ऐसा मेरा मानना है। ठीक, अच्छा, लेकिन दूसरी चीज़ क्या है कि भाई कट ऑफ की बात को समझने के लिए एक दूसरा पॉइंट भी समझना बहुत ज़रूरी है। क्या आप ये बताओ, प्राइवेट सेक्टर सबसे ज़्यादा इफेक्ट हुआ है इस बार। ठीक, मैक्सिमम लोगों की जॉब चली गई है। अच्छा, अब आप ये बताइए, कुछ लोग इसमें से काफ़ी सारे लोग, मैं अगर 50% भी मान लूँ, 50% ऐसे लोग होंगे जो इंजीनियरिंग या कॉमर्स या एक साइंस बैकग्राउंड से होंगे। ठीक, जो क्या कहते हैं कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्री में ठीक अपना उतरेंगे पूरे शस्त्रों के साथ। मतलब क्या है कि भाई ये वो लोग थे जो प्राइवेट जॉब को बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे थे।
ठीक, इनको लगा था कि बहुत बढ़िया चलेगा, ठीक, ज़िंदगी भर क्या कहते हैं प्राइवेट जॉब खाएंगे। अब क्या हुआ, कंडीशन बदल गई, ठीक, प्राइवेट जॉब चली गई। अब ये वो लोग हैं जो क्या कहते हैं बहुत जल्दी अपने आप को इस चीज़ में ढाल लेंगे कि चलो भाई जो एग्ज़ाम आ रहा है उस पर हम फोकस करें, ठीक, और एग्ज़ाम दें और किसी न किसी तरीके से कोई सरकारी जॉब लें, क्योंकि कुछ भी होगा भाई सैलरी तो आएगी ना, क्या कहते हैं सिक्योरिटी तो रहेगी भाई, इसीलिए तो सब लोग क्या कहते हैं सरकारी जॉब करते हैं, ठीक, कि भाई चलो कुछ भी आएगा, अगर 19,000 रुपये भी सैलरी आएगी तो कम से कम आएगी, चाहे कोविड रहे चाहे ना रहे, ठीक है। तो आप खुद ही सोचिए ऐसे कितने सारे लोग होंगे, कैंडिडेट्स होंगे जो क्या कहते हैं इस समय जिनके दिमाग में ये बात चल रही होगी, और वो लोग भी क्या कहते हैं अब कूद पड़े होंगे इस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, हाँ या ना। क्यों, क्योंकि फॉर्म तो क्या कहते हैं लॉकडाउन के काफ़ी बात आया है। हाँ, अगर ये फॉर्म फरवरी में आ गया होता तब तो बहुत आसान होता, क्योंकि तब लॉकडाउन लगा नहीं था, तब जॉब्स गई नहीं थी, ठीक, तब क्या कहते हैं कंपटीशन क्या होता, कम रहता। लेकिन अब आप खुद सोचिए आपका कंपटीशन कितना ज़्यादा है, ठीक। तो इसका मतलब कि फ़ाइट तो आपको इस बार देखने को मिलेगी, डेफिनेटली फ़ाइट आपको देखने को मिलेगी, ठीक। तो कट ऑफ की जो बात है यहाँ पर, ठीक, जो कट ऑफ की बात मैं आपसे करने वाला हूँ, ठीक, उसको बहुत ध्यान समझिएगा। आप देखिए मैंने एक डाटा निकाला है, ये मैंने डाटा निकाला है बेटा आपका क्या कहते हैं, ठीक, प्रीलिम्स का RRBPO के 2019 का, ठीक। ये मैं ज़्यादा स्टेट्स की बात नहीं करूँगा, मैं यहाँ पर बात करूँगा, ठीक है। देखो मेन जैसे मैं उत्तर प्रदेश की बात करता हूँ क्योंकि मैं बेसिकली वहीं से हूँ। जैसे उत्तर प्रदेश की अगर मैं बात करूँ तो उत्तर प्रदेश का पिछली बार जो कट ऑफ था 58.75, और जहाँ मैं इसमें पढ़ा रहा हूँ गुजरात का, ठीक, वहाँ पर कितना है 43.5। बाकी अदर स्टेट्स नहीं हैं, जैसे MP का अगर हम देखना चाहूँ तो 54.7। तो ये कट ऑफ पिछले साल के थे, ठीक। ये कब थे, ये वही बच्चे थे जो तैयारी कर रहे थे, जिनके क्या कहते हैं, जिनको क्या कहते हैं IBPS में नौकरी पानी थी। लेकिन इस साल वो लोग भी आ गए हैं जिनको कुछ भी करके ये नौकरी चाहिए, कुछ भी करके वो जितनी मेहनत हो सकता है वो उतनी मेहनत करने को तैयार हैं, ठीक। वो बिल्कुल बहुत जी जान लगा के पढ़ाई कर रहे हैं जिससे कि वो क्या कहते हैं एग्ज़ाम को निकाल पाएँ, क्योंकि उनको भी तो ये बात पता है कि जो बच्चे IBPS में, ठीक, इस साल बैठेंगे वो भी 2-3 साल से तैयारी कर रहे होंगे। तो जाहिर सी बात है वो अपनी तैयारी को इस कदर रखेंगे, ठीक है, अपने सीरियस लेवल को, ठीक, अपने हार्ड वर्क को, कि वो इस कट ऑफ को तो वो भी देख रहे होंगे, जाहिर सी बात है इन सारे कट ऑफ को वो भी देख रहे होंगे। तो सोचिए इस बार आपको ये मान के चलना है, एक जो आपको जो गुड अटेम्प्ट मान के चलना है या सेफ जोन मान के चलना है, आउट ऑफ 80 वो 65 लेके चलना है कम से कम सभी बच्चों को, ठीक। इतना होगा नहीं होगा वो हमको मतलब नहीं है, लेकिन डेफिनेटली हमें क्या कहते हैं 65 तो टारगेट चेक करना ही करना है, ठीक। यानी या मैं ये कहूँ कि जो कट ऑफ आप RRB क्लर्क में देखते हो उसी से थोड़ा सा कम कट ऑफ आप कहाँ देखो, RRBPO में देखो। ये बात सबको समझ में आ रही है, ठीक। तो पहली बात तो आपको इस कदर पढ़ना है कि आपका क्या कहते हैं ये कट ऑफ क्लियर होना चाहिए। अब बात करते हैं मेंस की, कि मेंस में कट ऑफ क्या हो सकता है, ठीक। देखो मेंस में कट ऑफ अगर आप देखेंगे तो सिर्फ अगर मैं उत्तराखंड को छोड़ दूं, आउट ऑफ 200 की बात हो रही, तो बाकी सब में कट ऑफ क्या है 100 से कम है, ठीक। लेकिन फिर से वही बात, अब यहाँ पर कट ऑफ ज़्यादा वेरी नहीं करेगा। देखिए क्यों नहीं करेगा वेरी, कट ऑफ इन्हीं के आसपास रहेगा। बढ़ेगा तो डेफिनेटली, ये तो बिल्कुल है। अगर मैं कहूँ कि गुजरात का पिछली बार 55 गया था आउट ऑफ 200, तो डेफिनेटली इस बार 60 के आसपास आप देखेंगे। अगर उत्तर प्रदेश का अगर 87 गया था, ठीक, तो आप डेफिनेटली इस बार 92, 93 या इवन इससे भी ऊपर आपको देखने को मिलेगा। बिहार का भी देख लीजिए 86.25 है, तो ये 92 के आसपास जाना चाहिए, ऐसा मेरा अनुमान है। तो 5-6 नंबर की तो गैपिंग आपको देखने को यहाँ पर भी मिलेगी। लेकिन यहाँ पर आपको पता है कि लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी ज़्यादा रहेगी, ठीक। तो जब लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी ज़्यादा रहेगी तो वहाँ पर सारा गेम ये होता है कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं, कितने क्वेश्चन करेक्ट किए और कितने डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस को आपने सही किया है, उसके अकॉर्डिंग आपको क्या होती है मार्किंग मिलती है, ठीक है। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात है यहाँ पर। तो लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी का जो रोल यहाँ प्ले होगा मेंस में, उसकी वजह से कट ऑफ
बहुत बढ़ेगी, ठीक है, तो वो या तो बहुत एक्सट्रीम एंड पे अगर बढ़ेगी तो 4 से 5 नंबर, अदरवाइज 1 आध 2 नंबर का ही आपको फ़र्क देखने को मिलेगा, इससे ज़्यादा आपको नहीं मिलेगा, ऐसा मेरा अनुमान है। ठीक, क्योंकि देखिए वैकेंसीज़ तो बढ़ जाएंगी नहीं, वैकेंसीज़ तो वही रहेंगी। ठीक, तो जब क्या कहते हैं उनको एलिमिनेट करना होगा कैंडिडेट्स को। ठीक, मैं क्लास में क्या कहता हूँ, ठीक, एक कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, इट इज़ नॉट द गेम ऑफ सिलेक्शन, इट इज़ द गेम ऑफ एलिमिनेशन। क्यों? क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे क्या होते हैं, एलिमिनेट होते हैं। ठीक, सेलेक्ट तो बहुत कम होते हैं। तो आपको उस एलिमिनेशन से बचना है, और उस एलिमिनेशन से बचने के लिए आपको लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी को हमेशा ध्यान में रखना होगा, क्योंकि बिना मेंस के आप किसी भी अगले क्या कहते हैं फाइनल कंक्लूजन पर नहीं पहुंच सकते। प्री का एग्ज़ाम क्यों क्या कहते हैं इजी आएगा और उसका कट ऑफ क्यों बढ़ेगा, उसका भी रीज़न जान लो यहीं पर। देखो भाई, आपको पता है 40 क्वेश्चन आएंगे और 45 मिनट है, तो जाहिर सी बात है जो मेंस की लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी है वो तो इसके अंदर वो बिल्कुल नहीं इंसल्ट कर सकता। ठीक, एग्ज़ाम में तो वो जाहिर सी बात है यहाँ लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी बहुत कम रहने वाली है। ठीक, यहाँ क्वेश्चंस आपको बहुत इजी मिलेंगे। ठीक, आप डायरेक्ट फॉर्मूलेज भी अगर रट लोगे ना तो भी आप बड़े आराम से क्या कहते हैं क्वेश्चंस को विद इन 20 सेकेंड 30 सेकेंड्स के अंदर क्रैक कर सकते हो। लेकिन आपको पता है कि मेंस में क्वांट का अगर मैं क्वांट की बात करूं तो कितनी कट ऑफ जाती है, 2 नंबर, 3 नंबर, ठीक, 1 नंबर। ठीक, और जो 10 क्वेश्चन भी सही कर लेता है, ठीक, वो भी क्या हो जाता है, क्वालिफाई हो जाता है ना। तो आप समझ सकते हो कि भाई आखिर कितना वेटेज है हमारा, ठीक, प्री और कितना बड़ा डिफरेंस है, सॉरी, प्री और मेंस में। क्लियर है? तो इस बात को आप ध्यान में रखिएगा और उस हिसाब से तैयारी करिएगा। क्यों? क्योंकि इस बार कट ऑफ बढ़ेगा, क्योंकि बड़े बड़े सूरमा क्या कहते हैं इस बार मैदान में उतरेंगे, ठीक, और पूरे हथियार के साथ उतरेंगे। तो प्री और मेंस की तैयारी बिल्कुल साथ में करनी है। ठीक, ये बात समझ में आ गई। अब फाइनल क्वेश्चन, जैसे आपने देखा होगा कि मैंने एक टाइटल डाला था कि आरआरबी, ठीक, 50 दिन में कैसे क्लियर करें, ठीक, और कैसे पढ़ना। उस टाइटल का मतलब ये है कि आखिर हमारी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, कैसे हम पढ़ाई करें, कैसे चीज़ों को लेकर चलें। अच्छा, यहाँ पर मैं एक बात क्लियर कर जाता हूँ, जो बच्चा पहली बार क्या कहते हैं आया है, ठीक, जिसको कोई आइडिया नहीं है क्या कहते हैं, जो सिर्फ एग्ज़ाम देना चाहता है, ठीक, तो वो बच्चे के लिए क्या कहते हैं मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं ये डिफ़िकल्ट होगा, ठीक, मेंस एग्ज़ाम को क्रैक कर पाना अगर आप पहले से नहीं पढ़ रहे हैं तो। ऐसा नहीं, इम्पॉसिबल नहीं, मैं बताऊंगा कि अगर कोई ऐसा बच्चा है तो उसको भी क्या करना चाहिए। ठीक, तो चलिए अगले सेशन पर बात करते हैं, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट सेशन है हमारा। देखिए, हाउ टू प्रिपेयर फॉर द एग्ज़ाम। एग्ज़ाम के लिए कैसे प्रिपेयर करें, आखिर एग्ज़ाम क्या कहते हैं, कैसे देखा जाए। अब एग्ज़ाम प्रिपेयर करने का मतलब क्या है, यहाँ पर भाई बात प्री की भी होगी और बात मेंस की भी होगी। क्यों होगी? क्योंकि सर ने कहा है कि प्री और मेंस दोनों की तैयारी करनी है। अब देखो, अगर तुम प्री और मेंस की तैयारी अभी तक नहीं कर रहे थे और ये वीडियो देखने के बाद तुमको लगा कि हाँ सर की बात बिल्कुल सही है और 50% भी अगर प्रोबेबिलिटी है और एग्ज़ाम हो जाएगा टाइम पे, तो हमें वाकई में दोनों क्या कहते हैं पार्ट साथ में लेके चलने पड़ेंगे। तो आपको क्या करना है, देखिए मैं सिंपल सी चीज़ बताता हूँ। ये बात पहले मैं प्री की बात करता हूँ। देखिए, प्री के सबसे पहले तो आप कोई भी टेस्ट सीरीज़ चाहे वो क्या कहते हैं किसी भी इंस्टीट्यूट की हो, ठीक, मैं क्या कहते हैं किसी भी इंस्टीट्यूट का यहाँ नाम नहीं लूँगा, जैसे कि मैं तो बैंकिंग एकेडमी पढ़ाता हूँ, ठीक, तो मैं तो ये कहूँगा कि आप बैंकिंग एकेडमी की लीजिए, क्या कहते हैं उसमें कोई बुराई नहीं है। ठीक, बाकी आप किसी की भी क्या कहते हैं टेस्ट सीरीज़ लीजिए, ठीक है, आपको एक टेस्ट सीरीज डेफिनेटली लेनी ही लेनी है और कोशिश करना है कि आपको पर डे एक टेस्ट प्री का देना है। ठीक, दूसरी चीज़ क्या क्या करना है, चाहे वो नया बच्चा हो चाहे पुराना, इस बात को ध्यान में रखना। ना आप एनालिसिस करोगे ही करोगे, ठीक, जब आप टेस्ट दोगे मार्क्स आएंगे, उसका एनालिसिस भी आपको करना है। दूसरी चीज़, जितने भी प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स हैं, चाहे वो मेमोरी बेस्ड हो, चाहे आपको वो 1990 से ही क्यों ना हो, ठीक, कैसे भी हो, ठीक, उन सारे पेपर रोज़ 2 पेपर्स आपको लगाने हैं प्री के, रोज़ 2 पेपर्स प्री के लगाने हैं। ठीक, अब देखो 1 घंटे यहाँ पर कितने मिनट, अब जब आप प्री के टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन किए होगे, ठीक, जब आप लगाओगे तो मैं मान लेता हूँ एनालिसिस करने में आपको एक टेस्ट सीरीज़ में
एग्ज़ाम देने और एनालिसिस करने में टोटल 1.5 घंटा यहाँ लगता है। ठीक, कितने आवर्स? 1.5 आवर्स। ना अब प्रीवियस ईयर्स के पेपर, अगर आप 2 पेपर बहुत ही अच्छे से लगाते हो, मैथ और रीजनिंग, ठीक है, मैथ और रीजनिंग ही आना है आपका। ठीक, पहले की चीज़ें अलग थी, लेकिन अब आपको मैथ और रीजनिंग ही पूछी जाएंगी। ठीक, तो मैथ और रीजनिंग अगर आप 2 पेपर्स भी लगा रहे हो, ठीक है, तो 2 पेपर, मेरा ऐसा अपना एक्सपीरियंस है कि अगर बच्चा पहले से तैयारी कर रहा है तो उसको एक पेपर सॉल्व करने में 1 घंटा लगेगा, यानी 2 पेपर को मैं मान लेता हूँ 2 घंटे और प्लस एनालिसिस 1 घंटा, यानी कितने? 3 घंटे। क्लियर है? ये आपके हो गया कितने टोटल? 4.5 घंटे। ठीक, किसके लिए? प्री के लिए। इतना तो आपको रोज करना है। ठीक, अगर आप कुछ भी क्या कहते हैं, अगर आप, हाँ अब देखिए यहाँ पर एक फैक्टर प्ले करता है। अब कोई बच्चा ऐसा है कि जिसने पढ़ाई नहीं है कुछ, ठीक, जिसके बहुत सारे टॉपिक्स इनकम्प्लीट हैं, तो मैं उनको रिकमेंड करूँगा कि आपको साथ में इस टाइम के बाद, ठीक, डेफिनेटली, ठीक, उस टॉपिक्स को भी साथ साथ कवर करना है। ठीक है, या फिर आप एक काम करेंगे कि एक ही पेपर लगाएंगे और जो बाकी एक पेपर का टाइम है उसमें आप कहीं से भी, आप किसी भी इंस्टीट्यूट में हो, ठीक, आप उस टॉपिक्स को क्या करिए? कवर करिए। क्लियर है सबको ये बात? ठीक ना। अब मेंस को क्या करना है? देखो मेंस क्या कहते हैं, मेंस में आपके मैथ, रीजनिंग, ठीक, आपको पता है या तो इंग्लिश आप लोगे या तो हिंदी ऑप्ट करोगे, दोनों में से कोई एक, ठीक, और करंट अफेयर या बैंकिंग अवेयरनेस, आप इसमें बैंकिंग अवेयरनेस भी जोड़ लो, ठीक, ऑब्लिक लगा देता हूँ, और प्लस आपका कंप्यूटर। ठीक है, ये सारे चीज़ें क्या कहते हैं? कंप्यूटर। ठीक, ये सब्जेक्ट्स आपको आएंगे। अब आपको खुद ही समझ में आ गया होगा कि प्री में आपका बर्डन 2 सब्जेक्ट पर था, और यहाँ पर जब आप जैसे ही मेंस में बैठोगे तो आपको 3 क्या कहते हैं सब्जेक्ट मिलेंगे, जो कि कितने, ये तीनों सब्जेक्ट कितने मार्क्स कंट्रीब्यूट करेंगे? 100 मार्क्स, क्योंकि मैथ तो आपकी 50 नंबर की आएगी, ठीक, और रीजनिंग भी कितने की आएगी? 50 की आएगी। बाकी ये तीनों क्या कहते हैं सेक्शन आपके कितने मार्क्स कवर करवाएंगे आपसे? ठीक है, 100 मार्क्स। तो 100 मार्क्स, अच्छा सेक्शनल कट ऑफ भी होगा, तो छोड़ के तो आ नहीं सकते कि चलो नहीं से मैं मैथ रीजनिंग पढ़ूंगा और सारी कट ऑफ तो क्या कहते हैं चलो 90 के आसपास ही हैं, अगर मैं मैथ रीजनिंग भी दबा के पढ़ लूँ, ये सब छोड़ दूँ, ठीक है, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, ऐसा तो हो नहीं सकता, जाहिर सी बात है ना। तो सेक्शन है, आपको हर सेक्शन भी क्लियर करना है, हर सेक्शन भी पढ़ना है, और लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी भी आपको मिलेगी। ठीक, तो देखिए आपको क्या करना है, रोज़ क्या करना है। देखिए आप रोज़ 1 घंटे, ठीक है, और रिवर्स ऑर्डर में, जैसे ये मान लो जुलाई चल रहा है, तो जून से लेकर, ठीक, जून से लेकर आप करंट अफेयर पढ़ना चालू कर दीजिए। ठीक, और रोज़ कम से कम आप 1 घंटे करंट अफेयर पढ़िए। ठीक, कंप्यूटर आपको रोज़ 1 घंटे बेसिक, और ये कहाँ से पढ़ना है ये मैं बताता हूँ। आपको कोई किताब खरीदने की ज़रूरत नहीं है, आपको NCERT की साइट पे जाना है और 6 to 10th, ठीक, इसमें से जहाँ पर भी आपको कंप्यूटर की बेसिक किताब मिल जाती है उसको, ठीक, रोज़ क्या कहते हैं 1 घंटे पढ़ते रहिए, उससे ज़्यादा बाहर आपका नहीं पूछा जाएगा। ठीक, क्योंकि अगर जो उसके बाहर होगा वो ऑलरेडी आपके करंट अफेयर में इंक्लूड हो ही जाना है। ठीक है, अगर कंप्यूटर से रिलेटेड कोई सवाल होगा तो। ठीक, नाउ इंग्लिश डेफिनेटली, जो हिंदी लेंगे या इंग्लिश लेंगे, ठीक, तो इंग्लिश जो लोग लिए हैं वो अपनी फैकल्टीज़ के नोट्स पढ़ें, ठीक, जो उन्होंने पढ़ाए हैं, या ऑनलाइन यूट्यूब वीडियोस फॉलो करें। अगर आप किसी फैकल्टी को ऑनलाइन जानते हो और आपने उसका सब्सक्रिप्शन लेके रखा हो, ठीक, अगर आप उनसे रेगुलर टच में हैं तो उनसे पढ़ें। लेकिन जो लोग हिंदी पढ़ रहे हैं, ठीक, तो वो कुछ ना करें, मैं सिर्फ हिंदी के लिए मैं सिर्फ एक किताब, कोई यूट्यूब देखने की ज़रूरत नहीं है, एक लुसेंट की हिंदी आती है, ब्लू कलर का उसका पेज होगा, ठीक है, ब्लू कलर का उसकी क्या कहते हैं मेन कवर पेज होगा, आप उस, ठीक है, हिंदी वाली किताब लुसेंट हिंदी आप ले लीजिए। ठीक, मोर देन सफिशिएंट है, आपका पूरा का पूरा पेपर निकल जाएगा उसमें। और आप प्रीवियस ईयर्स जब आप पेपर सॉल्व करोगे तो वो चीज़ भी उसके अंदर, अगर मेमोरी बेस आपको मिलता है तो वो चीज़ें भी एक बार आप प्रैक्टिस कर लोगे तो कहीं भी आपका कोई दिक्कत नहीं होगी। और 40 में से आप डेफिनेटली, ठीक, 35 सवाल तक करके आ जाओगे एग्ज़ाम में, कोई आपको दिक्कत नहीं होने वाली। हिंदी के लिए मैं ये बात कर रहा हूँ। ठीक, नाउ तो अब हिंदी पढ़नी कितनी है, ठीक, देखिए
आपको हिंदी भी रोज़ 1 घंटे पढ़नी है, ठीक है। हिंदी भी कितनी पढ़नी है आपको? 1 घंटे। तो हिंदी यहाँ कितना लिख दूँ? 1 घंटे, ध्यान रखना, ठीक। अब मेन 2 सब्जेक्ट, मैथ और रीजनिंग, ठीक, क्योंकि इसमें डिफ़िकल्टी लेवल बहुत ज़्यादा होता है और बच्चा एक सवाल तक नहीं हिला पाता। मैं तुम्हें बताऊँ, अगर बच्चा क्या कहते हैं बिल्कुल नया खिलाड़ी है, ठीक, तो वो एक सवाल भी नहीं हिला पाता है इसमें, ठीक। तो तुम्हें देखना है कि कैसे तैयारी करनी है। देखो सिंपल सी बात है, आप प्रीवियस ईयर्स के पेपर सॉल्व करो, सिर्फ प्रीवियस ईयर्स के जितने मेमोरी बेस्ड पेपर हैं पहले तो आप उनको कंप्लीट कराओ, ठीक। यही आप काम आपको मैथ में भी करना है, यही काम आपको रीजनिंग में भी करना है, ठीक। दूसरी चीज़, जो रेफरेंस बुक्स मैं आपको बता रहा हूँ उन रेफरेंस बुक्स को आपको फॉलो करना है। देखिए आपको क्या कहते हैं, RS अग्रवाल पूरी चार्ट डालनी है, ठीक, पूरी लगा डालनी है, ठीक। नाउ और कौन कौन सी किताबें आपको साइड में पढ़नी है जिसकी वजह से आपको मेंस में दिक्कत नहीं होगी। देखिए क्विकर मैथ्स एक आती है, ठीक, क्विकर मैथ्स आती है, ठीक, उसको भी आपको क्या करना है, पढ़ना है, ठीक, और इसके भी क्वेश्चंस आपको लगाने हैं। तीसरा आपको क्या करना है, देखिए क्वांटम कैट की एक बुक आती है या अरुण शर्मा की एक किताब आती है, ठीक है। आपको उसके लेवल 2, ठीक, लेवल 2, देखिए लेवल 1 तो आप लगा लोगे, LOD 2 लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी 2 के, ठीक, सारे सवाल क्या कहते हैं उसके कर लेने हैं एग्ज़ाम, ठीक। तो मैं इसको थोड़ा हौच-पौच हो गया है, इसको मिटा देता हूँ जिससे कि आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो मैंने क्या कहा, लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी 2 किसकी, अरुण शर्मा या क्वांटम कैट, जो भी आपको क्या कहते हैं। एक निशांत सिन्हा भी हैं, ठीक है, निशीत सिन्हा है, निशांत सिन्हा है, ऐसा मुझे पता नहीं, लेकिन सिन्हा है, ठीक है। तो आप उससे भी क्या कहते हैं LOD 2 के सवाल आप कर सकते हैं, ठीक, क्योंकि मेंस में आपको इतना तो पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। तो आपको इतना करना है और टाइम कितना देना है ये मैं आपको बता देता हूँ। देखिए 1.5 घंटा आपको रोज़ मैथ में देना है और 1.5 ही घंटा आपको किस में देना है, आपको बेटा क्या कहते हैं रीजनिंग में देना है। तो टोटल आप कितने घंटे पढ़ रहे हो अभी मैं आपको बताता हूँ। देखो 4.5 घंटे प्री के लिए था, प्लस 1.5 3 ये आपका हो गया, प्लस उधर 3 घंटे हिंदी, इंग्लिश और कंप्यूटर, यानी टोटल आपको कितने घंटे पढ़ने हैं, 10.5 घंटे पढ़ने ही पढ़ने हैं आज की डेट में। इतना आपको कुछ भी करके पढ़ना है। इसके अलावा अगर आप 2 घंटे और टाइम निकाल सकते हैं, 2 घंटे, ठीक, तो वो 2 घंटे में आप 1 घंटे रिवीजन करिए, 1 घंटे रिवीजन, जो आपने पूरा दिन पढ़ा उसको एक सरसरी निगाहों से एक बार देख लीजिए कि हाँ मैंने आज ये चीज़ें पढ़ी थी, ये चीज़ें एक बार जल्दी जल्दी आप देख लीजिए। और बाकी क्या कहते हैं 1 घंटे, ठीक, आप क्या करिए, जो भी सेक्शन आपको लग रहा हो कि नहीं यार आज ये मैं नहीं पढ़ पाया या ये चीज़ मेरी वीक है, मुझे इस पर और फोकस करना है, जैसे कुछ बच्चों का मैथ्स बहुत वीक होता है, तो वो इस 1.5 की जगह क्या करें, 2.5 घंटे पढ़ें। लेकिन इसको पढ़ना कैसे है, देखो पहले आपको पेपर ऑर्डर क्या रहेगा, ठीक, पहले आपको क्या करना है, सिर्फ प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स, ठीक, मैं भी सॉल्व कराऊंगा अपने चैनल पे, ठीक, मैं DIs भी लेके आऊँगा सारी, ठीक, मैं मेंस की पूरी सीरीज़ ही लेके आऊँगा DI की, ठीक है, कि कौन कैसी कैसी DIs आपको मिलेंगी। तो DI तो आप छोड़ दो, DI तो मैं ही करवा दूंगा आपका, ठीक, अगर 50 दिन है तो मैं 30-35 DIs आपको दिखा ही दूंगा वहाँ पर, ठीक। जो भी क्वेश्चंस हैं क्या कहते हैं अरिथमेटिक के, ठीक, प्रीवियस ईयर्स के, उनको तुम सॉल्व करो और बाकी जो चैप्टर पे तुम्हारी कमांड जिस चैप्टर पे कम है उस पर फोकस करो। क्लियर है तुम्हारी बात, ठीक। तो बाकी आप DI के चक्कर में मत पड़ो, वो मैं कंप्लीट कर दूंगा। हाँ, पजल्स पे ज़्यादा प्रैक्टिस करिए, ठीक। अगर आपको क्या कहते हैं, क्योंकि पजल्स भी आपको बहुत अच्छी खासी और दिमाग वाली पजल्स देखने को मिलेंगी, तो आप उस पर फोकस करिए। तो बाकी ये 1 घंटा आप क्या कहते हैं उस पर करना है, ठीक। जब आपको क्या कहते हैं, और वीडियो ऐसा नहीं कि हमेशा वीडियो देखना है, देखो कभी नहीं, मैं तुमसे एक ही बात करता हूँ, तुम बार बार वीडियो मत देखा करो, तुम एक बार वीडियो देखो, ठीक, और वहीं नोट्स बना लो, ठीक है, फोटो खींच लो क्वेश्चन की और वहीं नोट्स बनाते रहो, ठीक है। एक बार नोट्स बना लो, वीडियो बंद कर दो, ठीक, बार बार देखना ही नहीं है वीडियो, उसी को एक कॉपी बनाओ, उसी में नोट्स करते रहो, ठीक है ना। बार बार देखने से अपना दिमाग थोड़े ख़राब करना है, ठीक है, इतना टाइम नहीं है आपके पास, ठीक, क्योंकि आपको बाय हुक और क्रोक 50 डेज़ में एग्जाम्स को क्लियर करना ही करना है, ठीक। अच्छा, अब एक और चीज़, अगर मैं मान लेता हूँ कि फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर में एग्ज़ाम होंगे, ठीक, तो आप एक काम करिए, 20 अगस्त के बाद मेंस,
ठीक, मेंस पे थोड़ा सा फोकस कम करिएगा। जैसे अगर आप देख रहे हो कि मेंस पे आप यहाँ पर कम से कम 6 से 7 घंटे दे रहे हो, तो मेंस का टाइम आधा कर देना। ठीक, मेन यानी क्या कहते हैं, मैथ और रीजनिंग का जो 1.5 घंटा है उसको ख़त्म कर देना। ठीक, बाकी सेक्शन को क्या कहते हैं, ठीक, जो हैं उनको ज़्यादा अच्छे से प्रैक्टिस करना और एक की जगह 2-2 प्री की टेस्ट देना। ठीक, उस समय उस 10 दिन में, क्योंकि उस 10 दिन में स्पीड का बहुत ज़्यादा गेम रहेगा। ठीक, टेबल्स, अपनी कैलकुलेशंस, अपने परसेंटेज वैल्यूज़, उनके क्या कहते हैं सारे डिफरेंस, अप्रॉक्सीमेशन कॉन्सेप्ट्स, उन सारी चीज़ों को करना। देखो, मैं झूठ नहीं बोलूँगा कि नहीं भाई मैं सब करा दूँगा, ऐसा तो हो नहीं सकता। ठीक, आपको 4-5 महीने का सिलेबस मैं क्या कहते हैं 10 दिन में या 15 दिन में तो नहीं कंप्लीट करा सकता, क्योंकि पढ़ाना और अच्छा पढ़ाना दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं। ठीक है, तो आप इस क्या कहते हैं स्ट्रेटजी के साथ एग्ज़ाम में उतरना है, ये एक्सेप्ट करके चलना है कि हाँ इस डिफ़िकल्टी लेवल को आपको क्रॉस करना ही पड़ेगा, और इतना पढ़ोगे तभी एग्ज़ाम क्लियर होगा। ठीक, अगर आप पहले से नहीं पढ़ रहे थे तो, या फिर आप सिर्फ प्री को पढ़ रहे थे। ठीक है, क्लियर है मेरी बात? ठीक, तो इतना ही मुझे आपसे बात करनी थी, यही सारी चीज़ें मुझे आपसे डिस्कस करना था। आई होप आपको कुछ ना कुछ ज़रूर क्या कहते हैं चीज़ें समझ में आई होंगी, और आप कुछ मोटिवेट फील हुए होंगे, आपको लगा होगा कि नहीं एग्ज़ाम देना चाहिए। ठीक, और एग्ज़ाम होगा तो आप ज़रूर दीजिएगा। ठीक, अगर आपकी हेल्थ कंडीशन सही है तो ठीक, बिल्कुल इग्नोर मत करिएगा। ठीक है, और बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी। ठीक, और एग्ज़ाम निकालना बहुत आसान है, ऐसा नहीं कि कठिन है। ठीक, हाँ पढ़ना पड़ेगा। अगर मैं भी एग्ज़ाम दूंगा तो मैं कहूँ कि नहीं मुझे सिर्फ क्वांट आती है इसलिए मैं एग्ज़ाम निकालूंगा, नहीं, मुझे भी एक एस्पायरेंट की तरह उतनी ही मेहनत करनी पड़ेगी अगर मैं भी एग्ज़ाम में बैठूंगा तो। ठीक, इस चीज़ की कंडीशन बिल्कुल ज़ीरो है कि मैं टीचर हूँ तो मैं तुरंत निकाल लूँगा, मुझे भी उस हिसाब से पढ़ना पड़ेगा। क्लियर है ये बात? ठीक है, तो आज की क्लास में यहीं ख़त्म करता हूँ। ठीक, और आप लोग प्लीज़ क्या कहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए। ठीक, मैं कल से आपको DI लेके आऊँगा। ठीक, मेंस की DI कराऊँगा, और बाकी जो चैप्टर मैं स्टार्ट करूँगा वो अपना अलग सीरीज़ चलती रहेगी। ठीक है, और खूब अच्छे से पढ़िए और बिल्कुल मोटिवेटेड रहिए, स्वस्थ रहिए। ठीक, मास्क लगाइए, सोशल डिस्टेंसिंग का फॉलो करिए, घर से बाहर मत निकलिए, और सिर्फ अपने आप को एक कमरे में बंद करके सिर्फ पढ़ो। ठीक है, ठीक है, चलो टाटा, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।